नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं आवर्त विकास क्रम के अंतर्गत। पिछले क्लासों में हम लोगों ने बात किया था डोबेनियर का, न्यूलैंड का और मेंडलीव की मूल आवर्त। एक सब सारे क्लासें किए थे। आज हम लोग बात करेंगे मेंडलीव की संशोधित आवर्त या मेंडलीव की आधुनिक आवर्त। ये आवर्त के विकास क्रम के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी जो लोग वीडियो पहले का नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं, उसके बाद इसको देखें तो और बेटर समझ में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मेंडलीव की संशोधित आवर्त के बारे में। तो देखिए, मेंडलीव ने क्या किया था 1869 में अपनी आवर्त प्रस्तुत की थी। उस समय जो जानकारियां थी उनके आधार पर उस समय जो 54 तत्व खोजे गए थे, वर्तमान में जो है 90, जो मोजले ने बनाया तो 92 एलिमेंट खोजे गए थे। तो उस समय जो तत्व खोजे गए थे उसके आधार पर उन्होंने अपना आवर्त बनाया था और तत्व का मूल आधार उसका परमाणु भार माना था। बाद में समस्थानिक खोज हुआ, स्पेक्ट्रम की व्याख्या हुई, रेडियो विकिरणों के बारे में जानकारी हुई, जिससे पता चला कि तत्व का गुण जो है वो परमाणु भार के कारण नहीं बल्कि उसके परमाणु क्रमांक के कारण है। यही कारण है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इंग्लिश वैज्ञानिक मोजले ने मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन करने का क्या किया, विचार किया। अतः उन्होंने क्या किया कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसको संशोधित किया। इसके बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा। 1913 में उन्होंने क्या किया, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में संशोधन किया। इस संशोधन के कारण मेंडलीव की जो नई आवर्त सारणी प्रस्तुत की गई उसे कहते हैं मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी। क्या कहते हैं? मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। साथ ही साथ इसको मोजले नामक साइंटिस्ट ने प्रस्तुत किया था, इसलिए इसे मोजले की आवर्त सारणी भी कहते हैं। मोजले ने किया था, इस कारण से इसे मोजले की आवर्त सारणी। मेंडलीव का ही संशोधित रूप था, इसलिए इसे मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी या संशोधित रूप भी कहा गया। क्या हुआ कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपरमाणविक कणों का विकास हुआ, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब के बारे में जानकारी हुई। तो क्या हुआ, तथा स्पेक्ट्रम की भी जानकारी हुई, से यह निर्धारित हुआ कि तत्व का मूल गुण क्या है, उसके परमाणु क्रमांक के कारण है, न कि परमाणु द्रव्यमान के कारण। अतः इसके आधार पर तत्वों के मूल लक्षण पहले कहा गया कि तत्व का मूल लक्षण क्या होगा। तो तत्व का, जबकि मेंडलीव ने क्या बताया के अनुसार क्या था, मेंडलीव ने किसको आधार माना था कि तत्व का मूल लक्षण उसका परमाणु भार होता है, जबकि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपरमाणविक तत्वों की खोज के बाद यह निर्धारित हुआ कि तत्व का मूल लक्षण उसका परमाणु क्रमांक होता है। तत्व का मूल लक्षण उसका परमाणु क्रमांक होता है, न कि उसका परमाणु भार। और उसी को आधार मान करके एक नया आवर्त नियम प्रस्तुत किया। मोजले ने उसी को आधार मान करके एक नया आवर्त नियम प्रस्तुत किया। कहा कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्तीय फलन होते। मोजले ने बताया कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, जो भी गुण है वो परमाणु द्रव्यमान नहीं, परमाणु क्रमांक के आवर्तीय फलन। इसके आधार पर सन 1913 में इन्होंने क्या किया, एक परमाणु क्रमांक को आधार मान करके मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन करते हुए एक नई आवर्त सारणी प्रस्तुत किया, जिसे मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी की संज्ञा दी है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई, उसके बाद जो उसमें मोजले ने 1913 में संशोधन किया, उनमें क्या मूल अंतर है या उस आवर्त सारणी के क्या सामान्य लक्षण है। तो सामान्य लक्षण की बात करें तो इस आवर्त सारणी को किसको आधार मान करके बनाया गया था, परमाणु क्रमांक को। इसलिए इस आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। पहला चीज कि इसका सामान्य लक्षण
कि तत्व को उसके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में, ध्यान से सुनिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस आवर्त सारणी को 7 क्षैतिज पंक्तियों में बांटा गया। इस आवर्त सारणी को इस तरह से 7 क्षैतिज पंक्तियों में बांटा गया, जिन्हें हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, जिन्हें हम आवर्त कहते हैं। इस आवर्त सारणी को 7 क्षैतिज पंक्तियों में बांटा गया है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। इसके बाद इन आवर्तों को पुनः 10 क्षैतिज पंक्तियों में बांटा गया। इन आवर्तों को पुनः 10 क्षैतिज पंक्तियों में बांटा गया है, जिसे श्रेणियां कहते हैं। इन आवर्तों को पुनः 10 क्षैतिज पंक्तियों में बांटा गया, जिन्हें हम क्या कहते हैं, श्रेणियां कहते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे व 7वें आवर्त, कौन कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा और 7वां आवर्त। पहले, दूसरे, तीसरे और 7वें आवर्त में एक एक क्षैतिज पंक्तियां, इसमें कोई विभाजन नहीं किया। पहला, दूसरा और तीसरा और 7वें में कोई परिवर्तन नहीं किया, एक था तो एक ही रहने दिया। यानी कि जैसे ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और लास्ट में 7वां हो जाएगा, तो इसमें कोई संख्या में परिवर्तन नहीं किया। लेकिन चौथे, 5वें, 6ठे आवर्त में 2-2 क्षैतिज पंक्तियां बनाया। कौन कौन सा, चौथा में, 5वां में, 6ठा में। इसमें क्या किया, फिर से इसको डिवाइड करके 2-2 उपभागों में डिवाइड करके, इसको चौथे को, 5वें को और 6ठे को पुनः 2-2 क्षैतिज पंक्तियों में विभाजित किया, जिन्हें क्रमशः सम एवं विषम, ऊपर वाले को सम, नीचे वाले को विषम, सम एवं विषम श्रेणियां कहते हैं। इन उपभागों को, इन उप आवर्त भी कह सकते हैं, जिन्हें सम एवं विषम श्रेणियां कहा गया। इसके बाद इस आवर्त सारणी को बनाते समय एक चीज और ध्यान दिया गया कि इस आवर्त सारणी में 9 ऊर्ध्वाधर कॉलमों में बांटा गया। यानी इस तरह से, ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ी, इस तरह से पट 9 ऊर्ध्वाधर कॉलमों में बांटा गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ऊर्ध्वाधर कॉलमों में बांटा गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ऊर्ध्वाधर कॉलमों में बांटा गया, जिसे वर्ग या समूह कहते हैं। जिसे वर्ग या समूह कहते हैं। यानी जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई मोजेले की या मेंडलीव की आधुनिक बनाई गई, उसको क्या किया गया, 9 ऊर्ध्वाधर कॉलमों में बांटा गया, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ग या समूह कहते हैं। इनमें भी क्या किया गया, कुछ विशेष ध्यान दिया। 1 से लेकर के 7 तक, यानी यहां तक 1 से लेकर के 7 तक के वर्गों को पुनः 2 उपवर्गों में, यानी कि इसको फिर से क्या किया गया, 2-2 उपवर्गों में बांटा गया। 1 से लेकर के 7 तक के तत्वों को पुनः 2 उपवर्ग ए और बी में बांटा गया। इसको कहा गया ए, इसको बी, ए बी, ए बी, ऐसे करके बांटा गया, जिसे उपवर्ग ए तथा उपवर्ग बी की संज्ञा दी गई। जबकि वही क्या है कि वर्ग संख्या 8 जो है, वर्ग संख्या जो 8 है, इसमें 3 ऊर्ध्वाधर कॉलम बनाए गए। 8वें में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम बनाए गए, 3 ऊर्ध्वाधर, 1, 2, 3, 3 ऊर्ध्वाधर कॉलम है, तथा अंत वाले में शून्य समूह है। अंत वाले जो 9वां है उसको हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, शून्य समूह है, जिसमें केवल 1 ऊर्ध्वाधर कॉलम, उसको फिर से फर्दर डिवाइड नहीं किया। 1 से लेकर के 7 तक के वर्गों को पुनः 2 भागों में या उपवर्गों में डिवाइड किया गया, जिसे उपवर्ग ए तथा उपवर्ग बी या उसी को समूह उप समूह ए तथा उप समूह बी कहते हैं। जब 8वें को 3 ऊर्ध्वाधर कॉलमों में बांटा गया, जबकि 9वां जो था उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, वो एक का एक ही रह गया, जिसे 0 से प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ साथ पहले आवर्त को अति लघु आवर्त कहते हैं। इस आवर्त सारणी में और जानिए कि जो पहला आवर्त होगा उसे अति लघु आवर्त कहते हैं। अति लघु आवर्त क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी आवर्त सारणी में जो पहला आवर्त है उसमें केवल क्या है, 2 तत्वों को रखा गया।
किसको किसको रखा गया, हाइड्रोजन और हीलियम को। इस कारण से पहले आवर्त को क्या कर रहे हैं, अति लघु आवर्त कहते हैं, जबकि दूसरे आवर्त को क्या कहते हैं, लघु आवर्त कहते हैं। क्योंकि दूसरे और तीसरे आवर्त को क्या कहते हैं, लघु आवर्त कहते हैं। दूसरे और तीसरे आवर्त को लघु आवर्त क्यों कहते हैं, क्योंकि दूसरे और तीसरे तत्वों में 8 तत्व, वहीं चौथे और पांचवें आवर्त को दीर्घ आवर्त कहते हैं। और चौथे और पांचवें आवर्त में कितने, 18 तत्वों को रखा गया, जबकि छठे और सातवें आवर्त को अति दीर्घ आवर्त की संज्ञा दी जाती है। छठे और सातवें आवर्त को अति दीर्घ क्यों कहते हैं, क्योंकि छठे आवर्त में 32 तत्व, जबकि सातवां आवर्त इनका क्या है, अपूर्ण है, जबकि उसमें भी 32 तत्व रह सकते हैं। इसके आधार पर इन्होंने क्या किया, आवर्त सारणी बनाई। आवर्त सारणी में फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं इनमें क्या परिवर्तन किए गए। इनके कुछ और गुण है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर उनकी गुणों, भौतिक व रासायनिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होते हैं। जो आवर्त होंगे, जो भी आवर्त होगा, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर उनके परमाणु, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर उनके भौतिक व रासायनिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। यानी धीरे धीरे उसके गुणों में क्या होते हैं, परिवर्तन होता है। अगला चीज, किस, ये तो आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं तब हुआ, लेकिन किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आता है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणुओं का आकार या त्रिज्या तथा त्रिज्या भी बढ़ती जाती है। वहीं पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु आकार व परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। परमाणु आकार व परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। अब इसके बाद जो है कुछ और लक्षण है, कुछ और इसके बारे में बात करना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं। चलिए देखिए, अभी हम लोग बात करते हैं मेंडलीव की जो संशोधित आवर्त सारणी थी, इनकी क्या विशेषता थी। अभी हम लोगों ने सामान्य लक्षण, विशेषता था कि किसी वर्ग के एक तत्व के गुणों के बारे में जानकारी होने, किसी वर्ग के एक तत्व के गुण के बारे में, मान लीजिए कोई एलिमेंट है ई, इसके गुण के बारे में जानकारी होने पर उस वर्ग के अन्य तत्वों के गुणों के बारे में जानकारी, सामान्य जानकारी हो जाती है। जैसे मालूम चलता है, जैसे मानने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि लिथियम है, इसके बाह्य कोश में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सबके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, एक। जैसे 2 1 2 8 1 2 8 8 1। यानी इस तरह से किसी वर्ग के एक तत्व के बारे में जानकारी, के गुण के बारे में जानकारी होने पर उस वर्ग के सभी तत्वों के गुणों के बारे में जानकारी आसानी से हो जाती है। दूसरा, प्रत्येक आवर्त क्रमशः परमाणु कोशों को प्रदर्शित करता है। जो आवर्त की बात करते हैं कि आवर्त 1 है, 2 है, 3 है, तो 7 आवर्तों की जो हम लोग बात कर रहे हैं, प्रत्येक आवर्त क्या करता है,
प्रत्येक कोष को प्रदर्शित करता है, यानी सेल को, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो है इसको किसको प्रदर्शित करता है? कोष को, यानी ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी के, यल, यम, यन, ये सब। इसके साथ साथ इस आवर्त सारणी में अक्रिय गैस तत्वों के लिए सबसे दाईं ओर, आवर्त सारणी के सबसे दाईं ओर एक अलग वर्ग निर्धारित किया गया जिसे शून्य वर्ग की संज्ञा दी गई, जबकि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में अक्रिय गैस तत्वों के लिए कोई ऐसा स्थान नहीं था, ना ही उन्होंने ऐसा कोई कल्पना किया था कि प्रकृति में ऐसे गुण वाले भी तत्व होते हैं, जो कि मोजले ने इस कमियों को दूर करने का प्रयास किया और आवर्त सारणी के सबसे दाईं ओर शून्य वर्ग निर्धारित किया, जिसमें कहा कि ये निष्क्रिय या अक्रिय गैस तत्वों को रखा जाएगा। चीज और होता है कि किसी वर्ग के तत्व के सेतु तत्व, किसी वर्ग के जो सेतु तत्व होते हैं, किसी वर्ग के जो सेतु तत्व होते हैं अपने ही उपवर्गों के साथ गुणों में प्रदर्शित करते हैं। जैसे कोई सेतु तत्व हो गया, सोडियम हो गया में भी, तो ये अपने जो दो उपवर्ग ए होते हैं और बी होते हैं, अपने उपवर्ग के तत्वों के साथ क्या करेंगे? गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जिस उपवर्ग में यह तत्व होता है उससे अधिक समानता प्रदर्शित करता है, तथा बगल वाला दूसरा जो उपवर्ग होता है उससे गुणों में कम समानता प्रदर्शित करता है। अभी हम लोग बात किए इसके बारे में, अब हम लोग बात करते हैं इसके कमियों के बारे में। इनमें क्या क्या कमियां थी? कि पहला कमी तो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का सही स्थान निर्धारित न होना, कि आवर्त सारणी में कहाँ रखा जाए। इसको क्षार धातु के साथ भी रखे गए हैं और हैलोजन तत्वों के साथ। दूसरा, अंतः संक्रमण तत्व या यज्ञ के तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान न मिलना, अतः उसे आवर्त सारणी से बाहर रखा जाना। तीसरा, अति क्रियाशील धातुओं को कम क्रियाशील धातुओं के साथ रखा जाना। अति क्रियाशील धातु कैसे होते हैं? जैसे सोडियम है, सोडियम के साथ किसको रख दिया गया? सिल्वर को। इसी के साथ साथ जो है कॉपर, जैसे सोडियम जो है, सोडियम के साथ किसको रख दिया गया? सिल्वर को रख दिया गया। सोडियम क्या है? एक क्षार धातु है, जबकि सिल्वर क्या है? मुद्रा धातु या संक्रमण धातु है। सोडियम ज्यादा क्रियाशील होता है, मुद्रा धातु कम क्रियाशील होता है। इसके साथ साथ कैल्शियम क्षारीय मृदा धातु के साथ कॉपर कम क्रियाशील धातु को या मुद्रा धातु को रखा जाना। ऐसे जो है विभिन्न प्रकार की इनमें कमियां पाई गई। अब इस तत्वों में कुछ और विशेषताओं के